बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अहम डेवलपमेंट्स है, 28 मई है, यौम तकबीर है। आज के दिन पाकिस्तान वाकई नाकाबिल तस्खीर हुआ। एटम बम फटा, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगीं, मईशत का बुरा हाल हुआ। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक अजीम कामयाबी को हासिल किया, जिसका सहरा नवाज शरीफ की हुकूमत को भी जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जाता है। वो तमाम साइंसदान जिन्होंने इसके लिए काम किया उनको भी इसका सहरा जाता है, पाकिस्तान की कौम को भी जाता है जिन्होंने इसके बाद इसको बर्दाश्त किया। बहरहाल आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसी दिन की मुनासबत से नवाज शरीफ साहब को अपने सदर मुंतखब किया, सदर के तौर पे, और बिला मुकाबला मुंतखब किया। अब एक बहुत अहम सवाल है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जमातों के अंदर जमहूरियत जो है वो बहरहाल कब आएगी? ठीक है, जीतना तो मियाँ साहब नहीं था, लेकिन क्यों नहीं उनका मुकाबला हुआ, ये बहरहाल एक बहुत अहम सवाल है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कुछ बातें की, अदलिया के हवाले से बातें की। वो क्या कहते हैं और वो क्या पैगाम दे रहे हैं अदलिया को? क्या कोई नया मामला उठने वाला है जिसका वो इशारा दे रहे हैं अपनी तकरीर में? वो ज़रा सुनिएगा। मैं ये कहता हूँ अदलिया से, अदालत उज़्मा से कि मेहरबानी करके अगर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तान की तरफ और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़े है। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। इमरान नियाजी तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जो नए जजेज़ हैं या मौजूदा जजेज़ हैं वो मशवरे करते हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह से रिलीफ दिया जाए। जब वज़ीर आज़म ये बात करते हैं तो जाहिर है कि उसके पीछे कोई ना कोई मामला ज़रूर होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने अपना पुराना मुकदमा और अपना मुकदमा जो था वो अपने नए अंदाज में पेश किया आज अपने सदर मुंतखब होने के बाद। और वो मुकदमा मुझे क्यों निकाला भी था, लेकिन उसके साथ साथ वो शिकवा जो कि अदलिया के साथ था, और अपना नया बयानिया भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नज़र आता है वो उसके हिसाब से उन्होंने पेश किया। उन्होंने कुछ सवालात लिखे रखे आज, और वो सवालात के बाद बहुत अहम मशरूत पेशकश उन्होंने आज की है इमरान खान साहब को। और अगर वो मशरूत पेशकश आप सुनेंगे तो क्या आपको लगेगा कि मुफाहमत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये डेडलॉक ख़त्म हो सकता है? ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें, तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स वो आप नहीं थे? अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूँ। तीसरी फोर्स कौन थी? ज़हीरुल इस्लाम साहब का इशारा किसकी तरफ था? इसका जवाब दे दें, उसके बाद बात आगे बढ़ सकती है। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा। इन मामलात पे बात करेंगे। क्या ये डेडलॉक किसी डेड एंड की तरफ बढ़ा है? क्या रियासत एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है? इसका निकलने का रास्ता क्या है? मुज़ाकरात होंगे, मुफाहमत होगी कि नहीं होगी? और लगता है ऐसे सरेदस के नवाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम मुफाहमत का जो दरवाज़ा है वो मशरूत कर दिया है कि वो खुलेगा तो कैसे खुलेगा। हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं,
अगेन पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी रहे हैं, और आज एक बहुत अहम इन्होंने पीटीआई के हक में एक स्टेटमेंट दिया है, शोएब साहब के हक में दिया है। उस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हैदराबाद से में ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद में अब नहीं होते, इसलिए बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे अपने हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और साथ में तज्जिया निगार सीनियर सहाफ़ी, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुजम्मिल आपके पास इसलिए आना चाहती हूँ, आप लाहौर में हैं, आपने ये यौम तकबीर वाला भी देखा और साथ में जो इंतखाब हुआ नवाज शरीफ साहब का। पहले तो ये बताइए कि ये जो शहबाज साहब ने बात की है कि पहले कुछ होता था, तेज़ी सज़ाएं देने की जल्दी होती थी, और अब मशवरे होते हैं कि इमरान खान को कितनी जल्दी जो है वो रिलीफ देना है। तो इसके ऊपर उनका इशारा उन्होंने ये क्यों किया? वो वज़ीर आज़म है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया है, चंद एक की बात की उन्होंने, तो क्या कोई उनके पास सबूत भी होंगे इसके? देखिए, मेरे ख्याल में बात यह है कि हमारा जब मैं बार बार ये कहा है, शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी कानून को जानते हैं। जो निज़ाम इंसाफ की बुनियाद है ना, वो यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है कि एक जैसा अदलिया का काम है, उसने एक जैसा इंसाफ देना है, मकबूल गैर मकबूल, अमीर गरीब, काले गोरे, सिंधी बलोची पठान, सबको एक जैसा इंसाफ देना है पाकिस्तान की अदलिया ने। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस में ये नज़र आएगा कि एक सियासी जमात का इंसाफ और है और एक सियासी जमात के लिए इंसाफ और है, तो फिर वो इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ के तराजू पर पूरा नहीं उतरेगा, फिर उस पर सवाल होंगे। अगर किसी एक सियासतदान को आपने 2 साल 3 साल ज़मानत नहीं दी है और किसी एक की ज़मानत के लिए आपको बहुत जल्दी है, तो फिर वो यकसा निज़ाम इंसाफ की नफ़ी होगी, क्योंकि बराबर होना चाहिए। ज़मानत का असूल भी मुल्क के कवानीन के मुताबिक, जो भी मुल्क में ज़मानत के कवानीन हैं वो किसी सियासी जमात से मशरूत तो नहीं है, वो मकबूल और गैर मकबूल से मशरूत भी नहीं है वो जो। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो बहस है वो ये है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और जो जजेस का बिहेवियर है वो यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल ठीक है, मगर उन्होंने चंद काली भेड़ों का जिक्र किया अदलिया के अंदर मुजम्मिल साहब, और साथ में ये भी कहा कि क्यों उनके वो मशवरे करते हैं शामों को बैठ के, कुछ इस किस्म की बात भी उन्होंने की। तो ये मशवरे करने वाली बात जो है कि रिलीफ कैसे देना है, कि बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। आप भूल जाइए कि शहबाज शरीफ साहब किसी सियासी रहनुमा है, कोई जमात के हैं। जी मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों में मुश्तरका खतूत लिखने की रवायत मौजूद है, सियासी तंजीमों में मौजूद है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में लिखे जाते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि जजों ने मुश्तरका खत लिखा हो एक ही दस्तखत करके सारों को। ये तो ट्रेड यूनियनिज्म है, ये सियासत, वो हर एक ने अपनी शिकायत, कानून के तनाजुर में हर एक ने अपनी शिकायत इनफरादी हैसियत में दर्ज करानी है, कलेक्टिव नहीं हो सकता। कलेक्टिव ट्रेड यूनियनिज्म है, आप समझें। कलेक्टिव जो है वो ट्रेड यूनियनिज्म है, आपने इनफरादी तौर पर रजिस्टर करानी है, चाहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कराएं। क्या करें वो जज साहिबान क्या करें? अगर उनको धमकियां मिलें और जो पहले भी मिलती रही वो क्या करते? ये एक अहम सवाल है। लेकिन शोएब शाहीन साहब, ये बात जो कि मुजम्मिल साहब कह रहे थे, इसका मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ कि ख़त नहीं लिखे जाते, ग्रुपिंग नहीं होती, ये तासुर नहीं जाता कि ये जज फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और ये जज, और ये माजी में होता रहा है, मैं मौजूदा उसकी बात नहीं कर रही। आपको क्या लगा वज़ीर आज़म की बात सुन के? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म ख़ुद कठपुतली है। वज़ीर आज़म कोई हारा हुआ वज़ीर आज़म है। मैं तो आज सोच रहा था कि शायद पिछले हफ्ते पहले नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त भी सोच रहा था, या शायद आज सोच रहा था कि सबसे पहले वो अपनी गलती मान के कहेगा कि मैं यास्मीन राशिद से आ रहा हूँ। वो इस पे आ जाता, शायद एक सीट से फ़र्क कोई नहीं पड़ना था, लेकिन उनकी कम से कम वो क्रेडिबिलिटी और अखलाकी कद काट बड़ा हो जाता। तो तुम हारे हुए हो, किसको नहीं पता, आपने वो सारी टेम्परिंग करके इलेक्शन को जीत के आप बैठे हुए हो, 17 सीटों वाले इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। इन कठपुतलों की हैसियत क्या है? अगर एस्टैब्लिशमेंट आज एक दिन के लिए इनसे पीछे हट जाए, ये धड़ाम से गिर जाएंगे नीचे। बिल्कुल उसी तरह जैसे तहरीक इंसाफ गिरी थी। तहरीक इंसाफ क्यों गिरी थी? तहरीक इंसाफ के तो थे, तहरीक इंसाफ के सिंध हाउस में जो लुटे गए वो अलग चीज़ें थी, लेकिन आज जो जिस तरीके से इन लोगों को मुसल्लत किया गया है, रिजेक्टेड लोगों को, 17 सीटों वाले को उठा करके आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये कभी मुमकिन नहीं था।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने बात की। लेकिन ये आपने इन्होंने जो जुडिशरी के अंदर जिस अंदाज से ये बात करें, हाँ आपको एतराज़ हो सकता है किसी एक जज पे, 2 जज पे, 4 जज पे, 5 जज पे, आप नाम लेके कहें कि जी इनके ऊपर हमारा ये एतराज़ है। आपको अगर आपके पास कोई एविडेंस है किसी जज के खिलाफ, आपके पास एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीका मौजूद है, जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर के लिए भी नहीं थी, उनके खिलाफ भी मुहिम चली। सुन ले मैं आपको बताता हूँ ना, बात यह है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अवेल कर लो बीइंग प्राइम मिनिस्टर, आप थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दो, एक तरीका। दूसरा, आपको किसी एक जज पे एतराज़ है तो उसका नाम लेके कहो, और यही जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा है, उसकी रीजंस दें और नाम लेकर बताएं कि मुझे फलां जज साहब के साथ ये इख्तलाफ है। अच्छा, अब आप आगे चलें। जजेस ने सबसे पहले पिछले साल ये मुअज़्ज़ज़ 6-7 जज साहिबान पहले अपने चीफ जस्टिस को मिलते हैं, उनको कहते हैं, दरख्वास्त देते हैं, और किस्सा काब से शुरू हुआ, ये 9 मई से पहले का है। इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी प्रेशर डालती है जस्टिस मोहसिन कियानी पे, उनके भाई को, उनके ब्रदर निस्बती को अगवा कर लेती है, किडनैप करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाती है, उनकी वीडियो बनाती है, फिर दूसरे जज साहब को इतना तंग करती है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तीसरे जज साहब के बेडरूम से कैमरे मिलते हैं। अच्छा। वो सबसे पहले जाते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि आप इसमें फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। ठीक बात। वो नहीं करते। नहीं, इस पे तो कोई एतराज नहीं, मगर सियासी फैसलों की बात हो रही है। जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा है वो ये कह रहे हैं कि हमें सजाएं देने की जल्दी थी, यहाँ इमरान खान साहब को रिलीफ देने की। बेशक ये सब कुछ हुआ है जिसमें कोई दो राय नहीं है कि अदलिया के ऊपर प्रेशर है, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता रहा है। कमाल की बात है, एक मुकदमा बताइए जिसमें कि हाँ, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक लीडर आज तक उठा दें जिसके खिलाफ 203 से ज्यादा मुकदमात बने हों। अभी आज साइफर का फैसला आना था, 26 साल बाद इन्होंने छुट्टी कर ली। फिर क्या किया, आज पिंडी में नई एप्लीकेशन के जरिए मुकदमे बना रहे हैं। अच्छा। और शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में था, यहाँ था ही नहीं। अच्छा। साल बाद 8 मुकदमों में उनको अंदर कर दिया, बंद कर दिया। परवेज इलाही साहब को भी तो रिलीफ मिला ही है ना। परवेज इलाही के खिलाफ 20 दफा अदालत ने जमानतें दी हैं, 20 दफा। हाँ। लेकिन उसको नहीं छोड़ा। बिलाखिर आकर के जब वो कोई तो ऑप्शन अभी भी नहीं पकड़ सकते थे, तो पकड़ ले, हमने कब मना किया है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में जो कुछ, यानी एक तरफ बदमाशी और बेईमानी की हद है, दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट, तो वो भी सवालिया निशान, नहीं मिलता तो भी सवालिया निशान। सवालिया निशान की बात को बरीउल जिम्मा कर देते हैं। एक साबिक वजीर आजम को किस तरह किया गया वो भी तो तस्लीम करें। देखें मेरी बात सुने, बड़ी शॉर्ट एंड सिंपल। ये कह रहे हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा और उनको मिल रहा है। मुझे बताएं, पिछले साल, मैं एक मिसाल देता हूँ, एवन फील्ड अपार्टमेंट, आज भी बता दें किस कैपेसिटी में रहते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो ज़राए जिससे हमने खरीदी है। हुसैन नवाज ने जियो पे के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है और मरियम नवाज इसकी बेनिफिशियल ओनर है। मैं इसके ऊपर आऊंगी कि 460 अरब रुपए का मामला क्या है, उस पर भी मैं आऊंगी आपके ऊपर। खत्म करते हैं, मुझे नहीं, सही है, आपकी बात दुरुस्त है। नहीं, हाँ, जिस तरीके से वो शहनशाह मुअज़्ज़म वहां से एक इश्तिहारी मुजरिम चलता है और पूरा अमला जाता है एयरपोर्ट पे। अच्छा, आप मुस्तफा, और नैब आकर कहता है, सुने, नैब आकर कहता है ना ये मुल्जिम है, ना हमें ये चाहिए और इसको बरी कर दिया जाए। ये इंसाफ अगर है, पाकिस्तान की, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर नहीं होना चाहिए, इमरान खान को कहते नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान को भी गए और अंगूठे भी लगे। प्रोसिक्यूटर ने आकर कहा है कि दोनों तरफ अदालतों को अनफॉर्चुनेटली अपने लिए इस्तेमाल करती है सियासी जमातें, कि जब उनको फायदा होता है दोनों के लिए। प्रोसिक्यूटर्स ने आकर इमरान खान के केस में खुद एडमिट किया है कि इनको हक दिफा नहीं दिया, लिहाजा रिमांड कर दें। अच्छा मुस्तफा, अब ये अलमिया देखिए ना, हमारा अलमिया देखें कि एक सियासी जमात आती है, वो कुछ जजों से खुश है, वो उनकी तारीफें करती है। दूसरी सियासी जमात आती है, वो किसी जज से नाखुश है, वो उनकी बदतारीफें करती है। मतलब अदलिया और सब कुछ, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी, अच्छी इस्टेब्लिशमेंट, बुरी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? चल कुछ भी नहीं रहा। ऐसे लगता है अस्मा बहन कि जैसे वक्त साकिन हो गया। हाँ, ऐसे ही है। पिछली पूरी 1 दिहाई से, जब से ये पैनामा का स्कैंडल आया, उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 1 दिहाई तो अब गुजर चुकी है, और इसमें हर रोज़ बैठकर वही टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू, सियासी कायदीन के वही बयानात और वही अखबारी तराशे। आई मीन कोई चीज़ फ़र्क नहीं है। दुरुस्त बात। और इस सारे के सारे झगड़े की, जो इस मुल्क की अशराफिया के दरमियान का झगड़ा है, कि जिसके अंदर सियासी जमातें शामिल हैं, जजेस शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जर्नैल शामिल हैं,
सारी अवाम अदा कर रही है। आज पाकिस्तान अगर माशी तौर पर कमज़ोर तरीन मुकाम पर अपने खड़ा है तो वो किस वजह से खड़ा है? सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। और सियासतदान आज भी उनके अंदर ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होना। यहाँ पर सारा का सारा जो मामला है वो सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी का है। अभी आपने क्लिप्स दिखाए मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तकारीर के। मैंने तकारीर नहीं सुनी आज टीवी पर, लेकिन जहन में एक सवाल पैदा हुआ, थोड़ा तजस्सुस हुआ कि इन तकरीरों की घन गरज के अंदर क्या कहीं कोई वोट को इज्जत दो की बात बिल्कुल भी नहीं, वो उस नहीं हुई पे नहीं आए। इसलिए नहीं आए मुझे कि आज निकाला पे वाला बयानिया वो इसलिए नहीं आए कि आज जो उस जमाने का जो संगदिल महबूब था वो आज इनके साथ राजी है, खाइफ नहीं है। और आज जो तगोदाव हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, इनमें भी क्लैरिटी नहीं है। आज इनकी तगोदाव सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जनाब आप अपना उनके साथ ताल्लुक खत्म कीजिए, इनको रुखसत कीजिए और फिर हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, यही मुतालबा है इनका। तो हम कब तक इस सारे घन चक्कर में फंसे रहेंगे? हमने इससे आखिर इस कौम ने निकलना है। कभी शेख मुजीब को गद्दार करार दिया जाता है, कभी शेख मुजीब को वापस सियासत में लाया जाता है कि वो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन है, कभी जनरल याहिया के ऊपर तनकीद, जनरल अयूब के ऊपर पीटीआई। इसी तरह से मुझसे मुंतखब पीएमएलएन के लोग भी हैं, जनरल जिलानी का जिक्र कहीं नहीं जी। तो वो हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि जहां पर हमें जो चीज सूट करती है वो उसको हम अपना लेते हैं, और जिस चीज जो हमें सूट नहीं करती, वो जिस तरह एक मिसाल है कि मीठा मीठा हड़प कड़वा कड़वा थू। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप देख रहा था इमरान खान साहब का, कि जिसके अंदर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेने पर कहा कि ये, और आज आप खुद उनके जो मौजूदा जो आर्मी चीफ और DGIS हैं आप उनका नाम ले रहे हैं। तो आज सियासतदानों को अल्टीमेटली अस्मा बहन इस चीज के ऊपर आना पड़ेगा कि अगर हमने वाकई इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है, सियासी बहरान से भी निकालना है, माशी बहरान से भी निकालना है, ठहराव लेकर आना है, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। दुरुस्त बात है। जब तक हम इस चीज के ऊपर नहीं आएंगे, सियासतदान इकट्ठे होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे जाएगी। और उसके लिए पूरा सच बोलना पड़ेगा, पूरा सच बोलना पड़ेगा, अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेगी। अपने पसंद का सच बोलेंगे तो फिर ये चांडियो साहब सच क्यों नहीं बोलती सियासी जमातें? सारी सियासी जमातें जो उनको सूट करता है उस वक्त वो अपने बयानिए उसके मुताबिक बना लेती हैं। क्यों सच नहीं बोला जाता सर? जब आप झूठे सत्य का फर्क खत्म कर देंगे, झूठों को इनाम देंगे, सच्चों को फांसियां चढ़ाएंगे, तो ये रवाज नहीं पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा? अभी इन्होंने कहा सबका मिसाल दी है, पर पीपल्स पार्टी का भी हवाला देना, किस जमाने में उसको मौका मिला। मैं आपको बताता हूं, मौलवी मुश्ताक की कोर्ट में भुट्टो साहब को बुला के से बदतमीजी की गई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी ने एहतजाज नहीं किया। मौलवी मुश्ताक ने कहा कि आपके लिए कटरा मंगा के रखा, और आप जिस सूबे में रहते वहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। जज ऐसा बोलते हैं। नसीब हसन शाह ने जो बयान दिया भुट्टो साहब के लिए, आप समझते हैं अदलिया को इस पर केस चलाना चाहिए था, अदलिया को इस अंदाज से माफी लेनी चाहिए थी। नसीब हसन शाह हो या ना हो, ऐलान करते कि इन्होंने जो जुर्म किया है, अदलिया को जो तौहीन किया, हम उस पर सजा देते हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? सब मैं आपको हलफन बताता हूं, एक सूबे के लिए एक कानून है, दूसरे दो सूबों के लिए दूसरा कानून है। सिंध और बलोचिस्तान के लोगों के साथ जो रवैया है वो पंजाब की लीडरों से रवैया नहीं है। इनके साथ और है। अब ये कह रहे कि इंसाफ काय का इंसाफ? आपने किसको इंसाफ दिया? खान साहब को अभी इंसाफ याद आया है जब भुट्टो जरदारी साहब की बहन के साथ जो ज्यादती की, बुलाकर रात के बीचों कोर्ट को जेल पहुंचा दिया, तब आपको एहसास नहीं हुआ? जरदारी साहब की बेटी को, जो मोहसिन पाकिस्तान बेनजीर साहब की बेटी है, उसके साथ जो रवैया आपने रखा, जेल पे दरवाजे पे खड़ा किया, वो आपको याद नहीं है? आपने किस अंदाज से इस मौके में सियासत का बेड़ा गर्क किया है, वो आपको याद नहीं है? अभी अगर आपको याद पड़ी है, अदलिया भी आपको भी याद आए। अदलिया पहले कहां गई थी? जब कोर्ट में बैठे आपको वेलकम कर रहे थे, तब अदलिया ठीक थी। अभी अदलिया ठीक नहीं है। हर दौर में पसंद नापसंद से काम दिया गया है। मैं खास किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूं। सही है, मगर चांडियो साहब अब आगे भी तो बढ़ना है ना। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जो पार्टियां वो पावर टॉक्स टू पावर वाली फॉर्मूला है, और पीएमएलएन ने भी आजमाया, पीटीआई भी अब आजमा रही है सर, तो पीपल्स पार्टी भी शायद कभी आजमाती रही हो। हाँ, कैसे बढ़ सकते हैं?
जब एक मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका रोल बनता है उसका रवैया क्या होगा आप बताएं। जब तक रोज जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे मामले ठीक नहीं होंगे। आप 9 मई के मामला को लेते हैं, फिर आप नरमी करके फिर आत्माओं बांधते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी किस अंदाज से आप बातें कर रहे हैं? जी बांग्लादेश, खुदा का खौफ करें। बांग्लादेश में ऐसे हालात थे, यहाँ 4 सूबों में सूबा असेंबलियां हैं, एक सूबे में हुकूमत है पीटीआई की। आप बताएं कैसे बांग्लादेश है? सिर्फ अपने आप को बताने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, मैं इस पे ब्रेक के बाद बात जरूर करूंगी, क्योंकि अभी बैरिस्टर गौहर स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया है इमरान खान साहब के कल के ट्वीट से, जिसमें कि उन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने की तलकीन की है अपने फॉलोअर्स को, और साथ में ये भी कहा है कि जनरल याहिया जिम्मेदार था या जनरल मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो जिम्मेदार थे। आज वो कह रहे हैं कि इनका कोई ताल्लुक नहीं। फिर इमरान खान साहब का ये ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल कर रहा है? और अगर कोई इंस्टिगेट करके अपने लोगों को उकसा के पीछे हट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, इसके ऊपर भी ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जुडिशल कमीशन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए रिटायर्ड जज लेके आ रही है, उनके क्या इरादे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोएब साहब, अब मेरी बिल्कुल आपके इलेक्शन चोरी हुआ, आज तो मुस्तफ़ा ने बहुत अहम स्टेटमेंट भी दिया, उस पर भी हमने बात करनी है, और आपके फेवर में दिया है कि आप जीते हुए थे, आपकी पार्टी के साथ भी ज़्यादती हुई, मैंडेट चोरी करने पे भी कोई दो राय नहीं है। मगर ये मुझे बताइए कि ये जो ट्वीट है, मसलन आज कल जो ट्विटर था सारा दिन वो चलता रहा, आज उसको डिसोन कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने। खान साहब का ट्विटर अकाउंट चलाता कौन है? ये कंपैरिजन इस वक्त में देने का, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का ये मशवरा वो क्यों दे रहे हैं? बार बार 71 की बात वो क्यों करते हैं? ये वो सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर खान साहब जेल में हैं, पीछे ट्विटर हैंडल कौन कर रहा है मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया वैसे इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, मेरे पास कोई चीज़ आ जाती है तो मुझे तो आता भी नहीं, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल तो उसको रीट्वीट करता है, कोट करता है। वो होता होगा, ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक्सपर्ट ही है, इसको बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है ना, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, बहरहाल देखिए, जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है माजी से गलतियों से सबक सीख के आगे चलते हैं, ठीक है। एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज को जिम्मेदारी लगाई गई कि आप इसके बारे में एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बना, सिटिंग जस्टिस थे, और उन्हें एक रिपोर्ट दे दी। काफ़ी अरसे तक तो वो शाये नहीं हुई, फिर इंडिया में शाये हुई, फिर पाकिस्तान में शाये कराएगी। देखें, अगर कहा गया ना, मैं उनमें से 4 चीज़ें हमेशा कहता हूँ इस हवाले से, जो मैंने कल भी आइडियलाइज़ की हैं इस चीज़ को। नंबर 1, जमहूरियत, जमहूर के फैसले को तस्लीम नहीं किया गया उस ज़माने में। नंबर 2, आइन की पामाली की नहीं, वो सही है आपकी बात। ये आपका जो एक आईनी सर नहीं, मैं इस पे ये लंबा हो जाएगा। जनरल अयूब को आप माइनस कर देते हैं क्योंकि वो आपके इस वक्त के जो लीडर हैं उनके वो दादा है। क्या जनरल अयूब साहब ने बहुत अच्छा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान जब टूटा तो उसका उनको जिम्मेदार आपने नहीं ठहराया? मैंने 4 पॉइंट का मतलब सिर्फ ये था कि मैं आधे मिनट में बात कर लूँ। देखें, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया और जमहूरियत को मुस्तहकम करना, ये 4 काम जब तक नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुरुस्त बात है। हमने उस ज़माने में भी ये खराबियाँ देखी जिसके ऊपर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बारहा उसका जिक्र किया गया। जिससे मुकम्मल पढ़ी है, मैं मुकम्मल नहीं पढ़ी मैंने अभी तक, उसके कई टुकड़े पढ़े कई दफ़ा। अब हमारे पास मीडिया में, सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे तक पहुँची है तो मैं शायद कंप्लीट पढ़ूँगा। लेकिन आज भी उसका पूरा एक सर दिबाचा है जिसमें जनरल अयूब के जो उनके जो पॉलिसीज थी उनको जिम्मेदार करार दिया गया। ठीक है, होगी, जितना मैंने पढ़ा है। मगर मेरा आपसे सवाल ये, जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों ना पढ़ी? वो नवाज शरीफ को मुजीबुर रहमान क्यों कहते थे? उनके ट्वीट्स ये मौजूद हैं। मैं इससे आगे जाता हूँ, अगर आप इस तरफ जाएंगी ना तो नवाज शरीफ कहता है कि वो मुहब्बत वतन था, फिर इस पे हाथ पे तो फिर दोनों कहते हैं कि मुहब्बत वतन था। फिर इसका मतलब ये हुआ नवाज शरीफ को स्टेटमेंट आप उठा लें, गलत बात है, नवाज शरीफ को आप स्टेटमेंट उठा लें। लेकिन एक बात तो तय है कि एक शख्स 162 सीटें ले रहा है,
एक शख्स वहाँ 81 सीटें ले रहा है और याया खान ने उस वक्त इजलास रख के ढाका में इजलास करने की बजाय उसको कैंसिल कर दिया। आपने अगर इंतकाल इक़्तिदार आइन के मुताबिक कर दिया होता या जमहूरियत के मुताबिक कर दिया होता तो शायद हमें वो दिन ना देखने पड़ते। आधा सच लेकिन सर, अगेन आधा सच। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, देखें हमने आज वो हमारी तारीख का हिस्सा है, ठीक, वो एक बिटर तारीख है, तल्ख तारीख है, बिल्कुल है, हमने उससे सबक सीख के आगे जाना है। लेकिन बदकिस्मती से ये 4 खराबियाँ आज भी हमारे निज़ाम में मौजूद हैं। आइन की पामाली आज भी हो रही है, कानून की पामाली आज भी हो रही है, हाँ। आज भी आज़ाद अदलिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और एक बात बता दूं, लेकिन 2018 में भी ये सब कुछ था, नहीं था, जो कुछ आज है वो नहीं था। बैठा था उस वक्त भी मैंडेट चोरी नहीं हुआ था सर। लेकिन देखिए उसकी 2 बातें मैं बता दूं। अच्छा, मैं एक बात करके मैं खत्म करता हूं। प्लीज। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया है कि हमारे निज़ाम इंसाफ में इंटेलिजेंस एजेंसीज रुकावट हैं और अगर हम इनकार करें तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती है। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ, ये पहली मरतबा हुआ, लेकिन इंटरफेरेंस पहली मरतबा नहीं, पहले हो गई, लेकिन लिख के पहली दफा दिया है तमाम जजेस ने। मुजम्मिल साहब, हाँ मुजम्मिल साहब, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, आपकी बातें बहुत सारी दुरुस्त है, हम उसकी टाइमिंग की बात कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, ये जो बिल्कुल जो पीटीआई कर रही है इस वक्त, एक तो ये ट्विटर हैंडल उन्होंने डिसोन कर दिया, आपने देखा होगा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो बड़ा इंटेलिजेंटली इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस्तेमाल करके फिर उसको, तो आज डिसोन किया है, कल क्यों इसको डिसोन नहीं किया जा सकता था? जो बैकलैश आया है वो पॉजिटिव नहीं था। अमूमी राय आमा उनके उस ट्वीट के हक में नहीं थी और पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के उन ट्वीट्स को मुस्तरद किया और उनको पॉजिटिवली नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि गलती का एहसास हुआ, पाकिस्तान की आवाम ने उसको कोई ख़ास पसंद नहीं किया। जिस तरह के वो अब कंपैरेटिव एनालिसिस पेश करना चाहते हैं और दोबारा मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे तो नज़र आया ना कि सारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं। आप एक दफ़ा दोबारा सानिया मशरकी पाकिस्तान के तर्ज पर कुछ और प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उससे बहुत सारे मैंने देखा सारा ट्विटर, लोगों ने कहा कि आप मुफ्ती बानी का जिक्र क्यों नहीं करते जब आप मुजीब का जिक्र करते हैं, आप ये जिक्र क्यों नहीं करते कि भारत 1 लाख बंदे को ट्रेनिंग क्यों दे रहा था 71 के इंतखाबात से पहले। और फिर लोग ये बात भी करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सबक सीखा है 71 के इंतखाबात से, और अस्करियत और सियासत को इकट्ठे नहीं चलने देना। अगर कोई सियासी जमात अस्करियत और सियासत को इकट्ठे चलाने की कोशिश करे तो 71 के बाद आप देखें कराची में अल्ताफ़ हुसैन ने ये कोशिश की है, रियासत ने उसके साथ सख्ती से निपटा है। बलोच दहशतगर्दों ने, अस्करियत पसंदों ने इस चीज़ की कोशिश की है, रियासत ने उनके साथ भी सख्ती से निपटा है। और दोबारा हमने मुजीब वाली वो गलती नहीं करनी कि हम सियासत और अस्करियत को एक प्लेट में रख कर आगे चलने दें। जो अस्करियत करेगा उसे सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है। अच्छा, यही सवाल तहरीक इंसाफ के साथ भी है कि वो 9 मई में अस्करियत की तरफ गए हैं, उन्हें उससे तौबा और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल जब आप GHQ पे, कोर कमांडर के घर पे, ISI के दफ्तर पे हमले करेंगे तो आप मुफ्ती बानी के तनाजुर में आएंगे। फिर आप बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 2 ही जमातों ने GHQ पे हमला किया है, एक TTP ने और एक PTI ने, तीसरा तो किसी ने नहीं किया है। तो इन सब बातों का भी कंपैरिजन ट्विटर पे बहुत किया गया और मेरा ख्याल है वो जो बैकलैश आया है उसने माफ़ी मांगने पे, लेकिन असल सवाल मुस्तफ़ा के क्या कंपैरिजन बनता है। बिल्कुल शिकवे अपनी जगह पे बहुत अहम है, ये बहुत जेन्युइन है इनमें से बहुत सी चीज़ें, लेकिन टाइमिंग और क्या ये कंपैरिजन बनता है? अस्मा बहन, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं बनता। बिलाशुबा सानिया मशरकी पाकिस्तान हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है जिससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते, उससे सबक भी सीखना चाहिए। जो माजरत के साथ इतने बड़े साने के बाद जब उसके क्यों वो वकूफ़ पज़ीर हुआ उस पर जब गौर किया गया, जब उस वक्त के सियासतदानों ने मिलकर एक मुत्तफ़िका आइन तैयार किया कि दोबारा इस मुल्क में ऐसा सानिया ना हो, तो उस आइन तैयार करने वाले शख्स के साथ भी 6 साल बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो हमने सबक उससे नहीं सीखा, लेकिन वो हमारी तारीख़ का एक बड़ा तल्ख हिस्सा है। बिल्कुल आज के हालात में उसके साथ मुवाजना नहीं बनता। बैरिस्टर गौहर साहब की ये जो अभी स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक ये अच्छा कदम उठाया है। मुझे कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर एतराज़ था
कि ये मुवाजना पैदा करके हमें किस जानिब धकेला जा रहा है, और इसके नतीजे में फिर ज़ाहिरी बात है मुश्किलात मज़ीद खड़ी होनी थी। हमने ये भी समझा, हमने देखा बल्कि अपनी नज़रों के सामने कि 9 मई के वाक़े के बाद पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हुई इस मुल्क में, और अगर इसी तरह की गुफ्तगू आप फॉल्स पैरेलल्स ड्रॉ करके उसको बढ़ाएंगे तो जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो नौजवान हैं जिनका तारीख पे अबूर नहीं है, जो अपने लीडर को एक बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं, वो ये समझते हैं कि जो हम बात हमारे लीडर कर रहा है वो बिल्कुल ठीक, जी हाँ, वो ठीक बात कर रहा है। हाँ। तो उस तनाजुर में वो फिर बात कहीं की कहीं निकल जाती। तो मेरा तो यही ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी नहीं है कि एक ट्वीट जो कि हज़ारों में गलत 30,000 वो क्रॉस कर चुका था जब मैंने देखा खान साहब का ट्वीट जो उसकी शेयर हुआ है, जितने लाखों लोगों ने उसको देख लिया, उसको पीटीआई ऑफिशियल ने कोट ट्वीट करके शेयर किया, इनके अहम लोगों ने शेयर किया, वो बहुत लोगों तक पहुंचा। अब उसको डिसऑन किया गया है तो तब तक तो बात बहुत आगे चली जाती है और यही हमें स्ट्रेटजी नज़र भी आती है। अस्मा बहन, अब उसमें जो वीडियो शेयर की गई, हाँ। जो पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से, चले दौरे हाजिर के हालात का कोई मवाजना नहीं, आपने एक वीडियो बना दी, आपने उसके अंदर वो किया। अभी मौला बख्श साहब ने बड़ी पते की बात की कि एक सूबे में तो आपकी हुकूमत है, और जो 2018 के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की आपको हिमायत हासिल रही, उसके बाद मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ कंपेयर करना तो वैसे ही कोई बात उसकी बनती नहीं है। लेकिन उसी वीडियो के अंदर आगे चलकर जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उसको जिस तरीके से लिंक अप किया गया उसी वीडियो के अंदर 3:09 के ऊपर, तो वो एक ऐसा मैसेज है कि जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल वर्कर जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने पिछले 1 साल में चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से बहुत सहा है, तहरीके इंसाफ के बहुत से ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनका 9 मई के वाक़े के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन वो फिर प्रोसिक्यूट हुए। तो वो जो पॉलिटिकल स्पेस जो ख़त्म हुई थी वो इसी तरह की चीज़ों की वजह से ख़त्म हुई थी। और अगर आप फिर दोबारा उस कोलिजन कोर्स की जाने बढ़ जाते हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ को करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सब्र की ज़रूरत है। IMF के साथ जो डील होने जा रही है, जो प्रायर कंडीशंस का उन्होंने कह दिया है, 18% सेल्स टैक्स लगेगा हर पाकिस्तान के अंदर जो चीज प्रोडक्ट तैयार होता है। बिल्कुल 30% आपकी गैस महंगी होगी, आपकी बिजली मजीद महंगी होगी, टैक्स स्लैब्स कम करके 1600 रुपए के टैक्सेस लगने हैं इस कौम के ऊपर। लोगों की ऑलरेडी चीखें निकली हुई हैं, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने अपना हफ्ता कैसे गुजारना है, अपना महीना कैसे गुजारना है। तो सियासत के अंदर सब्र भी एक चीज है, और स्ट्रेटजी और पॉलिसी आप बिल्कुल जारियत जो होती है वो करता है बंदा बिलाशुबा इनके साथ। देखिए कोई शक नहीं है अस्मा बहन कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रही है। 9 मई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको आप उनका ट्रायल करें, लेकिन उसके अलावा आपने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी को मौरूद इल्जाम मुजरिम बना दिया। वो इसी तरह के कुछ लोग थे जिन्होंने मशवरा देकर वहां तक पहुंचाया। ये मशवरे देता कौन है? ये तो असल सवाल और है। यही जो वीडियो लगाई गई जी, ये फिर एक कोलिजन कोर्स की तरफ ले जाने की कोशिश थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने समझदारी का सबूत दिया। बिल्कुल वो उन्होंने दिया, मगर अब तक जो डैमेज कंट्रोल उससे होगा नहीं होगा, ये एक अहम सवाल है। चांडियो साहब, एक तो ये बताइए कि पावर टॉक्स टू पावर वाली बात जो है, दबाव बढ़ा के मुज़ाकरात करना, ये सारी सियासी जमातें करती रही है। क्या मियाँ साहब ने जो है वो उनका नाम नहीं लिया, जनरल बाजवा का, क्या जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने वाली बात नहीं की थी? पीटीआई ये कहती है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी वही तरीका इख्तियार करेंगे। फ़र्क क्या है फिर आप में और पीटीआई में? क्यों एतराज़ है पीटीआई में? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खान साहब मुकम्मल तौर पर डालते हैं, उनको जो रियायतें दी गई है वो किसी को नहीं। फिर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो तरीकेकार था वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं था। आसिफ साहब ने जो बात की वो समझने की बात है, उन्होंने कहा है, लेकिन अपने मुल्क से, मुल्क के इदारे से, अपने मुल्क की अदालतों से इंसाफ मांगना, हुज्जत तमाम करना, ये कोई जुर्म नहीं था। हमने अमलन कोई ऐसी बात नहीं की कि हजारों लोग जाकर अदलिया पे हमला किया हो, जजों का घेराव किया हो, जनरल हाउस पे हम चले गए, ऐसा नहीं है। हुज्जत तमाम करना, आसिफ साहब इस मुल्क के सियासतदान हैं, एक पार्टी के सरबराह थे, जरूर करना चाहिए। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ किस अंदाज का तरीका था आप बताएं। हम तो ये सब्र, तो मुस्तफा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि सियासतदान को सब्र करना चाहिए। पीपल्स पार्टी से बढ़कर सब्र करने वाली कौन सी जमात है आप बताएं। भुट्टो साहब के सब्र को देखें,
बीबी के सबर को देखे, अभी देखे कितना अरसा आसिफ साहब रहा, बिलावल साहब के साथ जो रवैया इनका रखा, आप बताएं। हम सबर तो करते हैं लेकिन हक भी मांगते हैं। अपने मुल्क के इदारों से मांगना कोई जुर्म नहीं है। उनको याद दिलाना कि जनाब हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, ये जुर्म नहीं है। इस अंदाज से नहीं हुआ, हमने हमला नहीं किया। आप देख के मैं नाम लेना नहीं चाहता किस ने अदलिया पर हमला किया, लेकिन सीधी बात है हम ऐसे नहीं किया। और याद रखें बीबी, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर खड़े नहीं हुए कि असेंबली अपनी हिफाजत खो चुकी है। हमने ऐसा भी जुर्म नहीं किया। हमने जब भी किया तहफ़्फ़ुज़ दिया, आइन को भी तहफ़्फ़ुज़। अभी जरदारी साहब ने अपने तमाम अख्तियारात दे दिए वापस असेंबली को। ये तो मामूली कारनामा है। एक कायदे ने आइन बनाया, दूसरे ने बचाने के लिए जो कुछ किया है, हम ऐसा कर सकते हैं। हम ये सिर्फ सबर मुस्तफा की पुरानी पार्टी में है और किसी पार्टी में सबर नहीं है। जल्दबाज है और जल्दबाज उठाते हैं। हम नहीं चाहते। मगर अब वे फॉरवर्ड भी तो आगे भी तो बढ़ रहे हैं ना। पीटीआई को आप समंदर में तो धक्का नहीं दे सकते ना। ये तो चांडियो साहब एक सियासी जमात है, एक सियासी हकीकत है, उसकी फॉलोइंग इस वक्त सारी सियासी जमातों से ज्यादा है और ये साबित हो चुका है इलेक्शन में। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने आपके किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि खान साहब को खत्म करो या खान साहब को मौका न मिले। बिल्कुल नहीं कहा। हम कहते हैं खान साहब भी तो अकल से काम ले। खान साहब कहते हैं मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, तो किससे बात करना चाहते? वो भी तो हम तनकीद करेंगे ना, ताकि वो सियासतदानों को लौटे। अभी वो वजीर दाखिला से बात की है चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ने जी, पहले क्यों नहीं बजाई? अभी आपने लातालुकी की है पहले क्यों नहीं किया? ये भी तो हमारा हक बनता है कि आपकी गलत पॉलिसी की वजह से पूरा पाकिस्तान भुगते। तो अब सर, अब बिल्कुल, अब इसका मतलब ये है कि मफाहमत का दरवाज़ा क्या बंद हो गया है? नवाज शरीफ साहब ने भी मशरूत किया है उसको, और लगता है ऐसे है कि जब तक रियलाइजेशन नहीं करवाई जाएगी पीटीआई से, वो कैसे होगी? मफाहमत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये डेडलॉक है, डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुज़म्मिल साहब, जो मियाँ साहब ने आज शराइत पेश की हैं, इसके बाद ये समझ लिया जाए कि अब बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। आपका तबसरा तज्जिया इसके ऊपर क्या है? क्योंकि उन्होंने जो शर्तें रखी हैं कि ये भी मान लें कि एम्पायर की उंगली थी, ये भी थी, ये थी, वो तो खान साहब कभी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब है बातचीत नहीं होगी। यकीनन मेरे ख्याल में खान साहब कौन सा बातचीत करना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अभी तो खान साहब भी सिर्फ पिंडी से बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान, वो पीपल्स पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं, वो मेरा MQM से बातचीत करना चाहते हैं। तो अभी तो वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते खान साहब। अभी तो वो सिर्फ सानिया मशरिकी पाकिस्तान बच्चों को याद कराना चाहते हैं, मुजीब बात करना चाहते हैं, वो मुजीब बनना चाहते हैं। तो अभी जब वो पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखना शुरू करेंगे तो यकीनन वो पाकिस्तान के सियासतदानों से बातचीत करना शुरू करते हैं। मगर अलवी साहब कह रहे हैं ना कि हम तो 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं, हमारी इंसल्ट की जाती है। आपने देखा साबिक सदर अलवी साहब का भी स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया कि हम कोशिशें करते रहे हैं बातचीत के लिए, मगर हमारी इंसल्ट की गई है पिंडी से। यही कह रहे हैं ना कि पिंडी से बात करने की कोशिश करते रहे हैं तो इंसल्ट की गई है। पिंडी से बात करने की कोशिश करते हैं तो इंसल्ट की गई है। किसी सियासी जमात ने तो उनकी इंसल्ट नहीं की है। वो तो इलेक्शन की डेट के लिए सियासी जमातों के साथ बैठे थे, तो सियासी जमातें ने उनसे मुआहदा कर लिया था। उन्हें किसी थर्ड फोर्स पर, किसी बंदियाल पर बहुत एतबार था और उनका ख्याल था कि सियासी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है, हम बंदियाल साहब से सब कुछ करा लेंगे। वो उनका एतबार और यकीन था कि हमारे पास थर्ड फोर्स मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों से वो जब भी तहरीक इंसाफ बात करना चाहेगी, मुल्क में बातचीत का माहौल बन जाएगा। देर तहरीक इंसाफ की तरफ से है। जब भी वो पार्लियामेंट में, देखें मैं आपको एक और मुवाजना पेश करता हूँ। आप ये देखें कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते और मुस्लिम लीग नून का एक वज़ीर आला होता है जो ये सारी गुफ्तगू करता है जो गंडापुर साहब ने की है, तो क्या इमरान खान साहब में इतनी वसीउल कल्बी थी कि वो उस वज़ीर आला को अपने सामने मेज़ पर बैठा लेते SIFC के इजलास में?
वो तो खुद दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठ जाते थे जब अपोजिशन को ब्रीफिंग होती थी, सामने बैठने के लिए तैयार नहीं थे। इस सारी गुफ्तगू के बाद वफाकी हुकूमत ने उनको साथ बिठाया है। वुज़रा ठीक, अच्छा शोएब साहब, क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और क्यों सियासतों से बात नहीं करते, और कौन इंसल्ट करता है और बार बार फिर उसकी तरफ देखते हैं तहरीक इंसाफ वाले? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जमल साहब ने कहा जी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये बात करता तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता। देखिए, अली अमीन गंडापुर आवाम का भरपूर अक्सरियत रखने वाला एक अवामी नुमाइंदा है, हकीकी वज़ीर आला है। वो कठपुतली नहीं है, वो 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बना हुआ। वहाँ हारी हुई MPA जो हैं वो वहाँ पंजाब में अक्सरियत लेके धांधली के ज़रिए नहीं बैठे हुए। बात यह है कि आपकी अखलाकी तौर पर, अवामी तौर पर जब आपकी ताकत होती है तो आप बात भी करते हैं अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के हुकूक के लिए। वो बैठे हैं ना, लोगों के साथ आगे बैठे हैं, उनका क्या मुतालबा है कि हमारा जो हक है सुबह का वो दे दिया जाए। उसमें क्या गलती है? नहीं, गलती नहीं है। तो बात सिंपल ये है कि उसका अगर हक बनता है तो वो उनको दें, फेडरेशन की फर्ज है। अब सिर्फ इसलिए ना दें। वो सवाल ये करें कि क्या इमरान खान साहब ऐसे करते? जबकि इंडिया ने हमला किया था तो वो अपनी अपोजिशन पार्टियों के साथ नहीं बैठे थे। सिक्योरिटी के ऊपर जितनी ब्रीफिंग्स दी वो जनरल बाजवा, जनरल फैज ने दी, बल्कि मुस्तफा तो थे कुछ जो इनका जो तर्ज अमल है वो इनका तर्ज अमल। अच्छा, आगे चलते हैं मुज़ाकरात की तरफ। मुझे बताएं, ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और इन झूठों पे एतबार कौन करेगा? आपको याद होगा इन सब ने मुश्तरका तौर पर एक नहीं 12 कहा आप 2 सूबे की अपनी हुकूमत ख़त्म करें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। याद है ना आपको? जब ये हमने अपने तय फैसला किया, मगर जब हमने कहा आए जी आप इलेक्शन के लिए, हम आपको अपने तय जनरल बाजवा ने कहा नहीं बाजवा भी बात करनी होती तो ये खबरें जाने के बाद खुली, उसके बाद वो करना होता तो उनके ज़माने में तस्लीम किया कि मुझे कहा कि मशवरा दिया, उसने एक बात की अपनी मीटिंग के दरमियान, लेकिन अगर हमने करना होता तो उसके ज़माने में करते ना। उस वक्त तो ख़त्म हो चुका। हमने 1 महीने का टाइम दिया था। आपको याद होगा। ये मशवरा किसने दिया कि जनरल आसिम मुनीर को जब लगाया जा रहा था आर्मी चीफ तो लॉन्ग मार्च किया जाए उनके खिलाफ? किसी ने भी उसके खिलाफ मार्च नहीं की। मैं बताता हूँ सर, खान साहब ने खुद ये तो तारीख का हिस्सा है ना, जो तारीख गलत लिखी जा रही है। अब आप सुने, इमरान खान ने मेरे सामने ये कहा कि अलवी साहब को मैसेज आया, अलवी साहब मेरे पास मैसेज लेकर आए अली जैदी के ज़रिए और अलवी साहब के ज़रिए। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली चलूँगा, इर्रेस्पेक्टिव मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, मैं आइन की बालादस्ती के लिए काम करूँगा। और अलवी साहब जब ये मैसेज लेकर आए और उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं, आप प्रोसीड इट। ये इमरान खान साहब ने इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी लॉयर्स, और बल्कि मेरे सामने कई दफ़ा ये बात की है, तो सही साहब भी मौजूद थे, तो सही बात की, लेकिन फिर लॉन्ग मार्च भी हुआ। नहीं, ये तो बात की बात है ना। लॉन्ग मार्च का उससे क्या ताल्लुक है? सर, लॉन्ग मार्च आपको याद होगा वो जब जनरल बाजवा रुखसत हो रहे थे उस लॉन्ग मार्च की बात कर रही हूं। लॉन्ग मार्च जब वो मार्शल लॉ की बात कर रहे थे। लॉन्ग मार्च का वो तो अच्छा 25 मई को किसके खिलाफ थी? सर 25 मई की नहीं, अभी तो पहले नवंबर वाले उसके ऊपर वाली तो वो आपको पता है उनके ऊपर कातलाना हमला हो गया, वो तो उससे पहले आ रहे थे। बात ये थी कि आपको एक बात मद्देनजर रखी जाए कि तारीख को अगर ट्विस्ट करके कोई बात की जाए, आज भी आरिफ अलवी मौजूद है। जो बात मैं कर रहा हूँ, जो इमरान खान ने मेरे सामने कही है, वो आप अलवी साहब से आप कंफर्म कर लें। अच्छा, दूसरी बात में आता हूँ, क्या ये मुज़ाकरात के लिए कोई CBM है? क्या कोई एतमाद साजी का कोई माहौल है? क्या आपने आज आपने सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके पर्चे के लिए कर दिया? उधर आपकी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि जी नए पर्चे बनाए जाएं, उधर कोई कह रहा है कि नए FIR काट दें। नहीं, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। लेकिन शोएब साहब ये भी बता दें, जो कैंपेन इस वक्त मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ चल रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? वो बाहर के आपके अकाउंट चलाएं या अंदर के चलाएं, क्या ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो हर एक को टारगेट करें और अगर कोई उसके ऊपर बोले तो वो मातूम ठहराए? कोई फिर क्या रहा है, रास्ता बंद हो गया जमहूरियत का। सर, पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क की मौजूदा देखें, फौज एक सब्जेक्ट अलग है, वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, हमें दिलो जान से अजीज़ है। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के वो ऑफिशल्स जो निज़ाम इंसाफ में रुकावट बने, जो सियासत में मुदाखलत करें, तो फिर जो आइन की पामाली करें, हमें उनसे एतराज़ है। पिछली एस्टेब्लिशमेंट से शुरू कर लें, अभी की बात है। वो भी गलत थे, अगर वो करते थे तो वो भी गलत थे, आज भी गलत थे। क्या वो नहीं करते थे? देखें, यहाँ आप कह रहे हैं हुआ है, वो जो थे वो तो असेंबली तक लोगों को लाते थे। मैं लिख दूं, वो भी गलत थे, आज भी गलत हैं। लेकिन जो लोग आज जो कुछ कर रहे हैं, ये आपका ख्याल है कि ये फॉर्म 45 की जो टेम्परिंग की है किसने की है?
मुझे बता दें गंदम स्कैंडल ये को तो आप नैब सोई हुई है, ये ट्रिब्यूनल्स में जाएगा मामला, बाय द वे जो ये ट्रिब्यूनल्स में जाएगा तो ये गए हुए हैं वो नहीं, उस पे तो अब रिटायर्ड जज आ जाएंगे। अब रिटायर्ड जब जा जाएंगे वो देखेंगे। देखें इतनी बड़ी बेईमानी हो सकती है। आप ये इसका वो जो इसका क्रेडिट लेते थे, मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर तो कोई सिटिंग जजेस को आप सब्स्टिट्यूट करके आप कहते हो रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। दूसरा अच्छा टाइम खत्म हो जाएगा, मैं क्विकली चांडियो साहब फिर मुस्तफ़ा से मैंने वाइंड अप करवाना है। मुझे ये बताइए कि मशरूत पेशकश के अलावा हुकूमत, जरदारी साहब ने कहा कि मैं बातचीत, कोई अभी तक वहाँ से भी हिलजुल नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो आज तकरीबन ना ही कर दी। कैसे आगे बात चलेगी सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से मुज़ाकरात न होना या उसका कामयाबी यकीनी न होना खान साहब पर जिम्मेदारी आती है कि वो जिस अंदाज से बात करते हैं वो सियासी कुव्वत को अहमियत ही नहीं देते, सियासी पार्टियों को नहीं करते। लगता है जैसे वो अब भी किसी उंगली के इंतजार में है, ये उंगली आए और मैं पकड़ लूं। ऐसा नहीं होगा। ये हुक्मरान है, इन पर जिम्मेदारी आए जाए कि वो रवैया अपनाए कि सारी पार्टी टेबल पे आकर बैठे। मैं मियां साहब के कोई मुरीद नहीं हूं, लेकिन बात ठीक है। पेशावर के मामले पे सारी क़यादत बैठ गई, वो हमारे तो एक लीडर रो दिए, लेकिन बहरहाल जरूरत थी कि हमें बैठना है। हम कभी भी इनकार करते हैं। हम तो कभी मुज़ाकरात से भागे नहीं। हम तो समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल का ठीक, इसका मतलब है कि मुज़ाकरात, लेकिन हाफ हार्टेडली ना सर, एक हुज्जत तमाम ही हो रही है ना। अब मुस्तफ़ा, आपको लगता है कि ये डेडलॉक जो है वो बढ़ेगा, डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, क्या हल हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसे ही लगता है असमा बहन कि हम बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और चीज़ें इंतहा को पहुंच रही हैं। तहरीक और जो आर्मी चीफ हैं, अब जो आज से 3-4 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी एक इमरान खान साहब ने, जो उनके फिर पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई, फिर उसके बाद उन्होंने टेलीग्राफ के अंदर गालिबन एक आर्टिकल लिखा, तो उससे तो अंदिया यही मिल रहा है कि मामलात काफ़ी ख़राबी की तरफ जा चुके हैं। और ख़राबी तो एक तरफ, काफ़ी पर्सनलाइज नौयत उनकी हो गई है। अब इस मामले में हल निकालने के लिए अब क्या हल निकल सकता है जहां पर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हों, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी, उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि वो माहौल को मज़ीद टॉक्सिक ना बनाए। अभी आज से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट था उस पर चढ़ाई कर दी गई, तोड़ दिया गया। तो फिर ये माहौल मुज़ाकरात के लिए तो कंड्यूसिव इस तरह नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल। इनकी भी अपनी जगह दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करने में बहुत बड़ी नाकामी है। उनके साथ कर ही नहीं पा रहे, मगर करना नहीं चाहते, मगर हुकूमतों तो इनको भी लचक दिखानी पड़ेगी। इसलिए दिखानी पड़ेगी लचक तमाम फरीकों को असमा बहन, कि सारी कॉस्ट जो है वो एक आम आदमी को, बिल्कुल ये आम आदमी का सोचिए। अगर जमहूरियत है तो जमहूर करना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।